वेलकम जी, म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक। आज चर्चा तो ईएलएसएस की करूंगा, लेकिन गारंटीड पिछले 5-6 साल में किसी कंटेंट क्रिएटर ने सर इस टॉपिक की चर्चा नहीं करी है ईएलएसएस में, जिस टॉपिक की चर्चा मैं आज करूंगा सर। इसलिए सर मेरे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, कुछ एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन निकाल के देने वाला हूं। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बॉस, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लगातार जैसा आप लोग मुझे कमेंट करके सुधार रहे हैं ऐसे और भी कमेंट कीजिए, ताकि आपके लेवल का वीडियो तो क्रिएट कर सकूं। सो कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, कीप ऑन एडिंग वैल्यू। और हाँ, नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिए। बहुत लोगों की शिकायत थी आपके नए वीडियो जाते तो हैं लेकिन मुझे मिलते नहीं है, बाद में उन्हें पता लगते ओफो यार नोटिफिकेशन ही नहीं प्रेस किया था, वो बेल आइकॉन जिसे कहते हैं हम लोग, है ना। मैंने जो आपसे शुरुआत में आपसे एक बात कही कि सर आज जो वीडियो करूंगा ना ईएलएसएस के बारे में, 5-6 साल में सैकड़ों हजारों वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पे, लेकिन मोस्टली लोगों ने खाली एक ढर्रे पे चलते गए लोग कि सिर्फ कंपेयर करके बता दिया कि पीपीएफ से अच्छा है क्योंकि लॉकिंग मात्र 3 साल का है, एनपीएस से अच्छा है क्योंकि यहाँ पे रिटर्न अच्छा मिलता है, और बाद में यूलिप से अच्छा है क्योंकि लॉकिंग कम है। और इसी तरह से केवल लॉकिंग और रिटर्न करके ईएलएसएस की पूरी कहानी खत्म कर देते हैं। सर ईएलएसएस की कहानी इतनी छोटी नहीं है। आज मैं वो बड़ी कहानी आपको बताने वाला हूं। चलिए टाइम खराब नहीं करता हूं, भूमिका में मुद्दे की शुरुआत ही कर लेता हूं। सर सबसे पहला ईएलएसएस को एक मिथ बना दिया गया कि केवल और केवल वही लोग ले सकते हैं जिनको कि टैक्स सेविंग करना है, और एटीसी मशीन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जिनको खाली छूट लेना है वही लोग ईएलएसएस कर सकते हैं। नो, आप भी ले सकते हैं, सब कोई ले सकते हैं जिनको, क्योंकि अभी भी ओल्ड रिजिम अभी गुड बाय होने वाला है कि नहीं। दूसरी चीज है 1010D के छूट के ऊपर भी है, वो भी अभी क्लियर करूंगा कि एलटीसीजी में अभी कितना लगेगा। प्लस ये सब चीजें आप कह रहे होंगे आपके, मैं तो ये जानता हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात मैं आपको क्या बताने वाला हूं, आ जाइए मेरे बोर्ड पे मेरे साथ। ये देखो मोस्टली लोग क्या करते हैं ना सर, टैक्स सेविंग में, मुझे भी अपना पुराना जमाना याद है जब 31 मार्च लोग फोन करके बुलाया करते थे कि सर आ जाओ फटाफट मेरी कंपनी में आ जाओ और मेरा 50,000 का जल्दी से जल्दी सेविंग लगाओ और मुझे सर्टिफिकेट दो, सो दैट कि मैं फाइनेंस वालों को जमा करूं, मुझे डिडक्शन क्लेम करना है 1.5 लाख वाला, है कि नहीं। तो इवन अप टू 31 मार्च तक लोग क्लेम करते हैं। सर ऐसा भूल के भी नहीं करना चाहिए ईएलएसएस में। क्यों? क्योंकि उनको भयंकर घाटा होता है। कैसे? आंकड़ों से बात करता हूं, आ जाइए। देखो जी 2012 से लेके अब तक के आंकड़े मैं आपको प्रस्तुत करता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए कोई एक ऐसा इंसान है जिसको कि 2013 में क्लेम लेना है। 2013 में जिसे भी क्लेम लेना है, कब क्लेम लेगा वो? 31 मार्च तक जो उसकी सेविंग हुई है उस पे वो क्लेम लेगा। लेकिन वो क्लेम शुरू हुआ होगा अप्रैल 2012 से, वहां से अप्रैल 2012 से मार्च 2013 तक के जो इन्वेस्टमेंट है उस पे वो क्लेम ले सकता है। ठीक उस हिसाब से अगर कोई एक एक्स पर्सन है जिसने एक एसआईपी शुरू कर दी अप्रैल 2012 से, बड़े ध्यान से समझिएगा, अप्रैल 2012 से उसने सेविंग शुरू कर दी और ईएलएसएस में सेविंग करी। सर अप्रैल 2012 में आंकड़े पलटिएगा, सेंसेक्स हमारा बीएसई सेंसेक्स के हवाले से बता रहा हूं 17,664 पे था। टैक्स क्लेम करने के लिए एक वाइज बुद्धिमान इन्वेस्टर है जो कि एसआईपी लगाया ईएलएसएस में, कहां? अप्रैल 2012 में, जहां पर कि 17,664 अंक पे बीएसई सेंसेक्स था। अब अप्रैल का एसआईपी गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च की किस्त भी उसकी कट गई। मीनवाइल मार्केट कैसे मूव किया सर? ये देखो 17,664 ऊपर 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 नीचे, ऊपर 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 नीचे, ऊपर 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 नीचे, ऊपर 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 नीचे, ऊपर। फरवरी 2013 में सर मार्केट था 20,000 पे, 17,664 से उसने निवेश शुरू किया, यानी कि मंथली हाई कहां पे था? अप्रैल, मई, जून में, और बढ़ते 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 2013 के फरवरी में 17,664 से अगर लगभग 10 से 12% एप्रिसिएशन, 10 से 11% एप्रिसिएशन एक साल में इसने कमा लिया। अब एक दूसरा ग्राहक है जो 31 मार्च को अपने फाइनेंशियल प्लानर को फोन करता है, सर जी आ जाओ फटाफट आ जाओ, मुझे ईएलएसएस का आज दे जाओ, क्योंकि ऑफिस में दे जाओ, क्योंकि अभी मैं फाइनेंस वाले को दूंगा। वो कहां पे लगेगा पैसा? 31 मार्च में। कितना है मार्केट? 20,000। तो उसने 10% का ये नुकसान यहीं पे बुक कर लिया। सर तुक्का पड़ गया होगा,
आप कहेंगे सर तुक्का पड़ गया होगा 2012-13 में। नहीं नहीं, तुक्का नहीं पड़ा है, ट्रेंड बताता हूं आपको। चलो जी, अगले साल भी देख लो। करेक्ट, 2013 फरवरी अब अप्रैल में 2013 आ गया। फिर एक कस्टमर है जो अप्रैल 2013 में पैसा लगाता है, वो आप यहां देखो, ये है अप्रैल 2013, ये है अप्रैल 2023, अप्रैल 2013। यहाँ पे मार्केट कितने पे है? 20,800 में। एक बुद्धिमान निवेशक है जिसको कि क्लेम करना है मार्च 2014 में क्लेम करना है, मार्च 2014 में क्लेम करना है उसको टैक्स सेविंग। तो उसने यहाँ पे अप्रैल 2013 में SIP शुरू कर ली, 5,000 10,000 जितना भी उसको करना था ELSS में। तो यहाँ पे मार्केट है 20,800, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हर महीने होते होते फरवरी 2013 में, अप्रैल 2013 में शुरू किया। 31 मार्च 2014 को जब उसे टैक्स क्लेम करने के लिए सब कंपाइल करके लगाना था, उस समय तक इसने सर देखा कि मार्केट 20,800 पे निवेश शुरू किया सर, और उसी ईयर में ये मार्केट बढ़ के 21,120 पे ऊपर नीचे होते हुए भी था। अब मंथली गैप को, मंथली हाइट को जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं कि अप्रैल 2013 में उसने शुरुआत करी थी और टैक्स क्लेम लेने के साथ साथ उसने यहाँ पे लगभग अगर आप देखेंगे तो 5% का एप्रिसिएशन भी कमा लिया सर, जो वो व्यक्ति कभी नहीं कमा पाएगा जो 31 मार्च को एकदम हौच पौच में जाएगा, फटाफट करेगा और लगाएगा, है कि नहीं। तो दूसरा दिखा दिया, तुक्का पड़ गया होगा। नहीं सर, 2 बार तुक्का पड़ गया, बार बार तुक्का नहीं पड़ता है। चलिए आंकड़े 2015 का भी दिखा देता हूं आपको लगे हाथ। अब देखो 2000 किसी व्यक्ति ने वही अप्रैल 2014 में, एक बुद्धिमान निवेशक है जिसको टैक्स सेविंग भी लेना है, तो अप्रैल 2014 में उसने जब SIP शुरू करी इसकी ELSS की, तो उसका कितना था? 22,471 पे मार्केट था, और फिर मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता जाएगा। और जब वो मार्च 2014 की कहानी बता रहा हूं, मार्च 2015 में जब वो क्लेम फाइल करेगा तब तक उसका 22,417 से मार्केट 29,000 पे है, लगभग 13% का रिटर्न भी कमा लिया उसने, साथ ही टैक्स भी फाइल कर लिया सर। और एक वो लास्ट मिनट वाले जाने वाले लोग जो 31 मार्च जल्दी करो टैक्स करना है, ये 14% उसने 13% 12-13% लगभग का नुकसान भी खा लिया उसने। ठीक है सर, 3 बार बताया, अब भी तुक्का पड़ गया होगा क्या? पिछले साल की कहानी देख लो। अच्छा ये देखो सर, अप्रैल 2023 की कहानी ले लेता हूं। अप्रैल 2023 ये है ना, ये ऊपर वाला अप्रैल 2023 की कहानी ले लो सर। ये 62,000 पे बाजार था अप्रैल 2000, BSE सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, NSE की नहीं। तो 2023 में अप्रैल में सर 62,000 पे कोई व्यक्ति ELSS खरीद लेता है, 10,000 15,000 जितने की भी उसको SIP लगानी है लगा देता है। फिर वही कहानी, मार्केट ऊपर 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 नीचे ऊपर 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 नीचे ऊपर 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 नीचे ऊपर नीचे, स्टॉप। अब जो आने वाला है सर, है कि नहीं, ये 2022 की, माफ कीजिएगा, ये अप्रैल 2022 की कहानी मैं बता रहा हूँ, 23 की नहीं, अभी तो वो तो मार्च आने वाला है। ये मैं बता रहा हूँ 2025 की। तो ये 2022 अप्रैल 2022 में बाजार 62,000 पे था, जहाँ की लोगों ने, किसी ने, जो एक वाइज कस्टमर है उसने ELSS लगाया 62,000 से, और बढ़ते बढ़ते 2023 31 मार्च को ये 72,500 के आसपास था, 62,000, और लगभग 15% का एप्रिसिएशन भी बुक कर लिया, प्लस टैक्स सेविंग भी ले लिया। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर अच्छा लगे ELSS तो जल्दी लीजिए, उसके लिए टाइम खराब मत कीजिए। हाँ लूंगा लेकिन बाद में लूंगा, क्योंकि ये गैप का फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। ऑलवेज ये वाला सीन आप नहीं इसका फायदा उठा सकते हैं। SIP में लीजिए सर। और ऐसा ही एक जबरदस्त मौका आ गया है, क्योंकि बजाज फिनसर्व आपके लिए इसी समय लेके आ गए हैं एक NFO जो कि 22 जनवरी तक रहने वाला है। मिनिमम 500 से आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ELSS से चंदन सर बहुत ही वाइब्रेंट फंड मैनेजर है, जो कि बजाज फिनसर्व के जरिए आपके द्वारा दिए गए NFO में पूल किए गए पैसे को लगाएंगे। NFO की तारीख अपना अभी शुरुआत हो चुका है। BSE 500 TRI टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क बनाने वाले हैं। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि अच्छा लगे ये NFO जिसका नाम है बजाज फिनसर्व ELSS टैक्स सेवर, तो आप जल्दी ले लीजिए।
ये सबसे बड़ा चीज में, क्योंकि मंथली हाई और मंथली लो की कहानी मैंने आपको आंकड़ों के माध्यम से बताया। दूसरा, जो लोग ELSS में लगाते हैं ना सर, तो मोस्टली लोग ऐसा देखा गया है कि 50% लोग 3 साल कंप्लीट होते 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 ठक रिडीम मार जाते हैं सर। ऐसा क्यों करना है? ELSS ऑलवेज टैक्स सेविंग के लिए मत लीजिए, ELSS अपने फाइनेंशियल प्लानिंग गोल को अचीव करने के लिए लीजिए, और उसके लिए 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जितना मर्जी उतना आप निवेशित रहिए। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं सर, बताऊं क्या? मैं उन ऑर्थोडॉक्स यूट्यूबर्स की तरह खाली वो नहीं बताऊंगा कि PPF से इतना अच्छा है, यूलिप से इतना अच्छा, वाई वो सबको पता है सर। आंकड़ों के अंदर जाकर के बारीक चीजें निकाल के देने की कोशिश करूंगा। देखो जी, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पैसा बढ़ाने के लिए सर इक्विटी इज द बेस्ट टूल एंड SIP इज द 7th वंडर, है ना सर। म्यूचुअल फंड में जाते हो, अब देखो सर, जो निफ्टी है ना सर, उसका अगर सिंस लॉन्च अगर देखोगे तो लगभग 12% का रिटर्न है, तमाम अप डिप के बाद। लेकिन ELSS उससे हमेशा ज्यादा रिटर्न बना के देता है। वंस मोर आई वुड लाइक टू रिपीट दिस लाइन कि आप खाली 3 साल के बाद रिडीम बटन मत प्रेस करो जी। क्योंकि आप निवेश करना जानते हो, निवेश से ज्यादा पैसा बनाने के लिए यहां आए हो। ओनली टैक्स मस्ट नॉट बी द रीजन, यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड टिल लॉन्ग टर्म बिकॉज निफ्टी ओनली प्रोवाइड 12.2 to 12.5% एवरेज रिटर्न सिंस लॉन्च, व्हाइल मोस्टली यूलिप, माफ कीजिएगा, मोस्टली ELSS आपको रिटर्न बना के दिया है कम से कम तो 15-16% सिंस लॉन्च। आंकड़े देखो, ऐसे मत माना करो, देखो ऑब्जर्वेशन की नहीं, आंकड़ों की मानो। ये देखो जी, बंधन वालों का ELSS है 18.35% का रिटर्न है, BOI का ELSS 19.38% का रिटर्न है, कैनरा का 16.62% का रिटर्न है, इन्वेस्को का 18.41% का रिटर्न है, JM का 18.53% का रिटर्न है, क्वांट का 17.24% रिटर्न है, SBI का 17.30% रिटर्न है, टॉरस का 14.62% रिटर्न है, और यूनियन का लगभग 15% के आसपास का रिटर्न है। अर्थात 12.5 को सब के सब सुपरसीड कर रहे हैं। अर्थात यूलिप में अगर आप लगाते हैं सर, तो चांसेज हैं कि ये मार्केट एवरेज से हमेशा ज्यादा रिटर्न बनाएगा। क्यों बताऊं क्या? उसके जो फंड मैनेजर होते हैं सर, उनके ऊपर रिडीम्पशन प्रेशर नहीं होता है। बाकी जितने भी फंड मैनेजर है वहां ओपन एंडेड फंड होते हैं, उसे पता नहीं लगता कि पता नहीं कब रिडीम्पशन प्रेशर मेरे ऊपर आ जाए, इसलिए वो क्वालिटी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। सबसे बड़ा लाइन बोल रहा हूं कि उनके ऊपर रिडीम्पशन प्रेशर होता है, यहां उनके पास रिडीम्पशन प्रेशर नहीं होता है। एटलीस्ट उसको पता है कि ये फंड 3 साल के लिए यहां पे रहने वाला है, तो अपने हिसाब से वो क्वालिटी इन्वेस्टमेंट कर पाता है, हैंस फॉर आपके लिए अच्छा रिटर्न बना के निकालता है सर। तो मैंने इसलिए आप खाली 3 साल के बाद निकालना मत, यहां पे अच्छा रिटर्न पीछे बना है सर। एक और बात आपको बताऊंगा कि हमेशा बड़े वाइब्रेंट मैनेजर, फंड मैनेजर और वाइब्रेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी सेलेक्ट करना चाहिए, जो कि खाली एग्रेसिव ना रहे। क्योंकि आप जानते हो ELSS में मैक्सिमम 80% तक अलाउ है उनको इक्विटी में लगाना, मगर इक्विटी में किधर लगाना ये फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। तो फंड को वो कंजर्वेटिव रखेगा, बैलेंस रखेगा, एग्रेसिव रखेगा, वो उसके ऊपर है। बट आपको AMC देखना चाहिए कि कौन स्टेबल इनकम रिटर्न बना के दे रहा है, कंजर्वेटिव से, बैलेंस से और एग्रेसिव से, वो आप जरूर देखिएगा। और जाते जाते एक चीज और बोल दूंगा सर, कि इसमें कभी भी भूल के भी वो डिविडेंड ऑप्शन मत टिक कर देना, खाली ग्रोथ ऑप्शन टिक करना, सो दैट कि आपका कंपाउंडिंग का जबरदस्त बेनिफिट मिल सके। तो इन सब तमाम चीजों को देखते हुए बजाज वालों का NFO आ गया है सर, बजाज फिनसर्व का NFO आ गया है, जिसके लिए कि आपको अगर लेना है तो जल्दी लेना, और लेने से पहले एक कंपनी के SID को, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को, स्कीम एडिशनल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को, सबको एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना। कोई और भी सस्पिशन हो तो सर मेरा नंबर है सर, इस पर व्हाट्सएप करिए, आपको प्रॉपर सलाह देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद जी।